55,000 जिंदगियां। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि रातों रात आपके पास एक पावर आ जाए जिससे आप 55,000 जिंदगियों को इंपैक्ट कर सकते हैं, तो क्या यह वाकई पावर है या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी? आज के हमारे इंटरव्यू की जो गेस्ट हैं, मिसेस गीता गांधी किंगडन, उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आने वाला इंटरव्यू उन सभी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ संदेश देगा, कुछ ना कुछ उनको सिखाएगा, जो अपना खुद का वेंचर या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, या उन सभी बच्चियों के लिए जो कि बड़े होकर शायद अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो। हम इस इंटरव्यू के माध्यम से सारे एजुकेशनिस्ट को भी दिखाना चाहेंगे कि अगर आप सच्ची निष्ठा से काम करें तो आप इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। सो एज ऑलवेज, द इंटरव्यू स्टार्ट्स आफ्टर द इंट्रो। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिसेस गीता गांधी किंगडन। मैम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं और अभी भी उनके साथ जुड़ी हुई है उनके रिसर्च पर्पसेस के लिए। इससे पहले मैम पिछले 11 साल से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में थी। आपको जानकर खुशी होगी कि मैम एक इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हेड करती हैं विद द नेम, ब्रांड नेम ऑफ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल्स, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया है फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन सिटी। सो आप समझ सकते हैं कि मैम की एबल गाइडेंस में ऑलमोस्ट 55,000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो आज जानते हैं कि मैम की विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या राय है। सो मैम प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? ऑब्वियसली हमें पता है क्योंकि ये बहुत फेमस है आपकी फैमिली लखनऊ में, लेकिन आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ और फिर कैसी रही जर्नी अभी तक? मैं लखनऊ में पैदा हुई और मेरी अर्ली एजुकेशन लखनऊ में ही हुई। क्लास 10th तक मैं लखनऊ में पढ़ी। सबसे पहले तो सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल में ही पढ़ी, जो हमारे पेरेंट्स ने शुरू किया था 1959 में। और उसके बाद मैं लमार्टनिया गर्ल्स में पढ़ी 3 साल, और उसके बाद मैं सेंट एग्नेस लोरेटो में पढ़ी 2 साल। उसके बाद मैं विदेश चली गई पढ़ने के लिए, इंग्लैंड में, और वहाँ पर मैंने पहले ए लेवल्स किया। ए लेवल्स माने क्लास 11th एंड 12th, जिसको वहाँ पर ए लेवल कहते हैं। फिर मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंडर ग्रेजुएट डिग्री की, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। वहाँ पर उसको बीएससी कहते हैं, बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। ओके मैम। बीए कहते हैं और कई देशों में इकोनॉमिक्स वाली डिग्री को, लेकिन वहाँ पर इट्स कंसिडर्ड अ सोशल साइंस एंड इट्स कॉल्ड अ बीएससी इन इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किया, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसको डीफिल कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फिलॉसफी डॉक्टर, इट्स कॉल्ड डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डीफिल, इन इकोनॉमिक्स, अगेन इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। एंड मेरी रिसर्च जो थी वो इंडिया में प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूलिंग की रिलेटिव इफेक्टिवनेस के ऊपर थी। ओह वाह, ओके, दैट्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। परफेक्ट। और मैम एक चीज़ जो बहुत अच्छी यहाँ से देखने को मिलती है कि आपकी रिसर्च को अब आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। यूजुअली लोग रिसर्च करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जगह उनको मिलती नहीं है, एंड यू हैव सच अ बिग, what do you say, laboratory of our experiments now. Sure. Right now. So ma'am, what inspired you apart from your family background to be an edupreneur? Edupreneur हम यूज करते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं। सो मैम आपको कहाँ से वो लिफ्ट मिली? बिकॉज लुकिंग एट योर बैकग्राउंड, आप कहीं पे भी, आप बाहर भी सेटल हो सकते थे, आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती थी, बट व्हाट इनकरेज्ड यू? मैं 31 साल इंग्लैंड में रही। मैं यूनिवर्सिटी में पहले रिसर्च ऑफिसर थी, फिर लेक्चरर, फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, चेयर होल्डिंग प्रोफेसर, एंड मोस्टली जॉब वो इन्वॉल्व होता है उसमें रिसर्च करना। जैसे जैसे आप ज़्यादा सीनियर बनते हैं एकेडमिया में,
आपकी रिसर्च प्रोफाइल ज़्यादा अहम होती जाती है। एक्सपेक्टेड होता है कि आप रिसर्च ज़्यादा करेंगे और टीचिंग में कम टाइम दिया जाता है। टीचिंग है, सुपरविजन है, लेक्चरिंग है, उसमें कम टाइम दिया जाता है। लेकिन एक एम होता है एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का कि उनकी जो रिसर्च है वो सिर्फ बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश होकर लाइब्रेरीज में डस्ट ना गैदर करे। उनकी जो रिसर्च है वो बेटर पॉलिसी मेकिंग में फीड करे। इट शुड लीड टू बेटरिंग, इम्प्रूविंग जो सरकार की नीतियां हैं उनमें बेहतरी लाने के लिए उस रिसर्च का प्रयोग हो। ये कोशिश रहती है किसी भी सीनियर प्रोफेसर की। तो मेरी जो रिसर्च है उसका भी प्रयास यही था हमेशा। हमारी रिसर्च कभी भी ऐसी नहीं रही कि हम बहुत थ्योरेटिकल बात करें। हमारी रिसर्च जो है बहुत अप्लाइड रिसर्च रही, यानी कि जो डेटा सेट्स हैं इंडिया के, एजुकेशन के डेटा सेट्स एंड हाउस होल्ड डेटा सेट्स, लेबर फोर्स डेटा सेट्स, इन डेटा सेट्स में जो इंफॉर्मेशन है उसको निकाल करके उसके ऊपर शोध कार्य करके, एनालिसिस करके सरकार के सामने पेश करना, सरकार के शिक्षा विभाग के सामने पेश करना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है दिल्ली में, उसके समक्ष उस रिसर्च को जाकर के प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना और शिक्षा की जो नीतियां हैं वो बेहतर बने उसमें उस रिसर्च को फीड इन करना। ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा एम रहा है रिसर्च एज ए प्रोफेसर, एज एन एकेडमिक। राइट मैम, और उसी को मेरे ख्याल से वही एक आपका बेसिक मोटिवेशन रहा होगा कि उन चीज़ों को लाके आप लखनऊ में इम्प्लीमेंट कर सकें या सीएमएस में इम्प्लीमेंट कर सकें। सो अगर किसी इंसान को सीएमएस जैसा ब्रांड नेम बनाना है, हमारे कई सारे यंग दर्शक इसको देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकती हैं कि वो अपना ब्रांड नेम बना सके जो इतने सालों से चले? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि वो जो लिंक है, एक तरफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, दूसरी तरफ ये स्कूल की एक एंटरप्रेन्योर। तो लिंक ये है कि करीब 7 साल पहले मेरे पेरेंट्स ने हमसे कहा कि हम लोग वृद्ध हो रहे हैं, आप आकर के हमारी मदद करो स्कूल चलाने में वृद्धावस्था में। तो काफ़ी मंथन हुआ क्योंकि हम 31 साल इंग्लैंड में रह चुके थे। तो हमारे हस्बैंड भी वहीं के हैं, हमारा बेटा भी वहीं है, तो बहुत मुश्किल था ये डिसीजन। बिल्कुल। लेकिन इस बात से हमें बहुत, एक तो पेरेंट्स जब कोई चीज़ कहते हैं तो मना करना बहुत मुश्किल होता है, और लेकिन ये था कि वो एक इतना बड़ा सेवा का काम कर रहे थे, मुझे लगा जी। कि उस सेवा के काम से जुड़ना और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन जो वो दे रहे थे, शिक्षा जो प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, उस काम में जुड़ना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। और अभी तक तो हम थ्योरेटिकल काम करते थे, रिसर्च करते थे, यहाँ पर अपनी उस रिसर्च को 55,000 बच्चों के बीच में जा कर के उस रिसर्च को, जैसे आपने पहले कहा, एक लेबोरेटरी शिक्षा की एक है, उसमें उन पॉलिसीज को ट्राई आउट करने का भी मौका होगा। तो ये भी एक मोटिवेशन था, तो इसलिए हम आए। अब आपका जो प्रश्न है वो ये है कि अगर कोई जना शिक्षा के क्षेत्र में जा कर के कुछ स्कूल खोलना चाहता है, आगे बढ़ोतरी करना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाहता है, तो किस तरीके से एंटरप्रेन्योर अच्छा सा बन सकता है उस क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें लगती है, जो हमारे पेरेंट्स ने जो स्कूल को स्थापित किया, उनको जो मैंने देखा है, 59 साल से 59 साल से ये स्कूल चल रहा है, तो मैंने जो और सक्सेसफुल बना है इसलिए हमें पता है क्योंकि हज़ारों की तादाद में, करीब 55,500 बच्चे यहाँ पर अभी पढ़ते हैं और हर साल नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो इसका माने ये है कि अभिभावक जो है लखनऊ के इस तरीके की शिक्षा को पसंद कर रहे हैं जी। तो एक सक्सेस स्टोरी है। तो अगर हम उसको देखें कि उन्होंने क्या किया है जिसकी वजह से ये बढ़ोतरी हुई और ये प्रगति हुई, तो हमें लगता है कि सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट ये था कि मूल्यों के ऊपर आधारित निर्णय लेना, नियत ये होना कि हम बच्चों की सेवा करेंगे, जो हमारा कस्टमर है उसकी हम बेहतरीन से बेहतरीन सेवा करेंगे, ये संकल्प होना, उसके प्रति प्रतिबद्ध होना और अपने कार्य को इस तरीके से लेना कि ये एक हमारे लिए एक सेवा का क्षेत्र है। और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेना, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आप किसी जने को बुरी सेवा दे करके भी आप उससे पैसे ले सकते हैं, बिल्कुल, कस्टमर से बुरी क्वालिटी प्रोडक्ट दे करके भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली
उस तरीका का बिजनेस बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात है। और चलता भी है तो वो ऐसे चलेगा साधारण रूप से जैसे और लोग चला रहे हैं जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ऊंचे उठें समाज में, आप बहुत बड़े बने समाज में, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी सेवा का क्षेत्र बहुत व्यापक बने, उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही देना होगा। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे आप हेल्थ के क्षेत्र में हैं, चाहे आप जूते बनाने के क्षेत्र में हैं, चाहे आप कपड़े की मिल रन करते हैं, चाहे आप जो है वो मोबाइल फ़ोन बनाते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप गुणवत्तापूर्वक काम देंगे और सेवा भाव से करेंगे, अच्छे मूल्यों से चलाएंगे, तो आपको अपने जो कस्टमर हैं उसको डिलाइट करना है, उसको सरप्राइज करना है अपनी सर्विस की क्वालिटी से, तब जा करके आपकी प्रगति होगी। क्योंकि समाज में शिक्षा प्रदान करने वाले बहुत सारे लोग हैं जी, तो आप ही के पास क्यों आएंगे पेरेंट्स? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों ये हम देख भी सकते हैं, आप केस स्टडीज उठाइए, आप ब्रांड्स उठाइए जो बड़े ब्रांड्स बने हैं, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो जो मैम ने बोली कि इंक्लिनेशन टू सर्व। आप कोई भी बड़ा ब्रांड उठा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीट करके या शॉर्ट टर्म गोल्स अपने बना के बहुत ऊपर बढ़ पाया है। हम स्पेशली अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या आप पूरे भारत की बात कर लें, आप तो विदेश में भी रह के आई हैं, हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पहली चीज़ क्या है कि जो समस्या को मैं एज अ मेल मेंबर एक अपनी निगाह से देख रहा हूँ, शायद एक फीमेल मेंबर उसमें कुछ और चीज़ें देख सके। और ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप देखें तो ऑब्वियसली लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है उनको पुश करने की। तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, या आप कुछ अपना थॉट शेयर कर सकें पेरेंट्स के लिए खासकर, या नई जो युवतियां या बच्चे इसको देख रहे हैं, या जो लेडीज देख रहे हैं, आप उनके लिए कुछ बोल सकें? एक तो ये कहना है कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, वो एक, अगर आप संसार को एक चिड़िया रूपी समझें तो महिलाएं जो हैं वो एक पंख है उसका, और जो मर्द हैं, पुरुष हैं, वो एक पंख है। बिल्कुल सही। दोनों पंखों को मजबूत होना पड़ेगा अगर उस चिड़िया को बहुत ऊंचे जाना है। तो अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों के पास कम्युनिकेशन की स्किल्स बेहतर होती हैं। जी। तो किसी भी काम में कम्युनिकेशन की स्किल्स जो हैं, जिसकी ज़्यादा बेहतर होंगी, वो जाहिर है कि वो ज़्यादा तरक्की करेंगे। बिल्कुल। तो एक तो ये है उनका क्वालिटी। उनके पास जो है वो मधुरता, टेंडरनेस, इन सब चीज़ों की क्वालिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो शायद इसी वजह से कुछ कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसी हैं जिसमें वुमेन की प्रिपॉन्डरेंस है। उदाहरण के हेतु शिक्षिकाएँ, जी, एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में टीचर्स जो हैं वो फीमेल होती हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स इसको कहते हैं। और नर्सेज भी अक्सर ज़्यादा तादाद में फीमेल्स होती हैं। बिल्कुल। तो वो ऑक्यूपेशंस, तो उनमें तो फीमेल्स काफ़ी वेल रिप्रेजेंटेड हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं और फील्ड्स में भी जाएं। आज महिलाएं कई सारी फील्ड्स में हैं, डिज़ाइन की फील्ड में हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, इवन एविएशन में महिलाएं जा रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि वो आगे आएँ। और मेन चीज़ उसमें ये है उनको सशक्त करने में कि उनको सेल्फ बिलीफ चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं, उनके माता पिता जो हैं, वो थोड़े ट्रेडिशनल हो करके, कंजर्वेटिव हो करके, वो ये एक सोच रखते हैं कि इसको तो आगे चल के, बेटी को तो शादी हो करके घर में ही रहना है, और उनके बच्चे होंगे, उसको घर में गृहस्थी चलानी है। तो इसलिए लड़कियों में की शिक्षा में इतना ज़्यादा वो जोर नहीं देते, इतना ज़्यादा निवेश नहीं करते, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और एक और बहुत बड़ी समस्या है जो लड़कियों की प्रगति और लड़कियों की शिक्षा के विपरीत काम करती है, वो ये है कि हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी जो है वो, जैसे ओल्ड एज पेंशन है नहीं। जी। गारंटीड ओल्ड एज पेंशन हमारे समाज में अभी है नहीं, हमारे देश में। बिल्कुल। तो क्या होता है कि पेरेंट्स को पता है कि अपने ओल्ड एज में उनको लड़का ही काम आएगा, क्योंकि लड़की शादी के बाद जो है वो किसी और घराने में चली जाएगी, और उसकी शिक्षा के जो भी फायदे हैं वो उस घर में, मतलब वो प्राप्त होंगे, वो घर जो है उस फायदों को लूटेगा। तो एक थोड़ा सा डिसइंसेंटिव है पेरेंट्स को। लड़कियों में कम इन्वेस्ट करते हैं, लड़कियों की शिक्षा में, और लड़कों की शिक्षा में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो लड़कियों को मौके और अवसर शिक्षा के देने के लिए
प्रतिबद्ध हों और ज़्यादा पे दें। तो सरकार ऑलरेडी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों की शिक्षा उन्होंने पहले ही जो है वो फ्री कर दी थी। उसके बाद में जो है स्कूलों के लिए कहा कि लड़कों की शिक्षा जो है उसमें फीस लेने की जरूरत नहीं है। कई सालों बाद आया है कि लड़कों की शिक्षा भी जो है क्लास 12 तक फ्री होगी, कि लड़कियों को पहले इन्होंने किया। तो सरकार कोशिश करती है और मदद करती, लेकिन यह है कि उसके अलावा भी जैसे लेबर मार्केट पॉलिसीज हैं वो अगर प्रो फीमेल हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलरली एलिमनी के लॉज जो हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के लॉज जो हैं, वो अगर प्रो फीमेल हों तो लड़कियों का सशक्तिकरण होगा। क्योंकि लड़कियों को मैरिज के अंदर भी एक ये होगा आत्मविश्वास कि अगर वो किसी अब्यूसिव मैरिज में है और वो मैरिज से हटना चाहती है, तो अभी ये डिसइंसेंटिव है कि मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं अकेली हो जाऊँगी और मेरे आजीविका का कोई भी साधन नहीं रहेगा। जो मेरी प्रॉपर्टी है जो इनको मिली हुई है मेरे हस्बैंड को, वो भी उनके पास रह जाएगी, मेरे पास कुछ नहीं होगा। एलिमनी बच्चों के लिए अगर वो नहीं पे करेंगे तो बच्चों का निर्वहन कैसे होगा। तो अगर एलिमनी लॉज को स्ट्रेंथन करते हैं, प्रॉपर्टी लॉज को प्रो फीमेल बनाते हैं, तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। एनीवे, हम थोड़ा सा टॉपिक से शायद डिविएट कर गए हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आएँ और हर क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ें। उसके लिए उनको मेन चीज़ ये करनी है जो सभी लोग जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनको करनी होगी। वो ये है कि अपनी शिक्षा में वो बहुत इन्वेस्ट करें अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। बिल्कुल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, और मैम ने भी वही आखिरी में बोला कि स्वयं के करने से ही होता है। एक जो बात बोली जाती है कि अगर सबसे पहले आप खुद ठाने, अगर आप एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या यंग क्यों, आप किसी भी एज के हैं और आप कुछ अपना शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्वयं के आत्मविश्वास और आत्मबल से ही शुरू होगा। समाज तो धीमे धीमे ही बदलेगा, एकदम से आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। राइट। और समाज तो आपको हतोत्साहित करेगा ही, निराशा देगा ही। आपको स्वयं अपने आप को ढांढस बनाना है और अपने को सेल्फ मोटिवेट करना है, ऑटो सजेशन देना है। राइट। हमारे पिताजी जो हैं वो बहुत निराश हुए क्योंकि जब उन्होंने स्कूल खोला तो सिर्फ 5 बच्चे आए। वो 2 हफ्ते तक जो है वो बहुत प्रचार करने के बाद फिर किसी के घर पर्सनली गए जो जान पहचान के थे, उन्होंने फिर अपने घर के 5 बच्चों को दिया। तो उस ज़माने में हमारे फादर बताते हैं कि वो कुछ गाने थे वो गाते थे अपने मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए। जैसे एक गाना था, नाविक क्यों निराश होता है, आ पहुंची है नाव किनारे क्यों साहस खोता है, नाविक क्यों निराश होता है। वेरी नाइस। बीत गई विप्लव की बेला जिसमें तू साहस से खेला, इन लहरों से क्यों घबराता, ले चल अपनी नाव अकेला। कई बार ऐसा होगा कि महिलाओं को अपनी नाव अकेले ले जानी पड़ेगी, तो उसमें साहस नहीं खोना है, उसमें अपने मनोबल को बढ़ा करके रखना है। बहुत अच्छा। एंड आई फील रियली हैप्पी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमिंग फ्रॉम पीपल लाइक यू, आज की डेट में हम वो सोर्स बन सकते हैं जहाँ से इतनी अच्छी बातें, आई डोंट नो ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन घर घर तक पहुँच सकती है। और एक शायद अभी किसी व्यक्ति को इन लाइनों की ज़रूरत होगी, अभी इसी वक्त जब वो देख रहे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द एनकरेजमेंट मैम। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक और दिमाग में आता है कि गुणवत्ता की जब हम बात करेंगे, वो धीमे धीमे एजुकेशन की कम हो रही है या लोगों में एजुकेशन के प्रति जागरूकता कम होने का बेसिक कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि शॉर्टकट्स चाहिए लोगों को। वो चाहे आप एग्जामिनेशन में चीटिंग की बात करें, आप तो क्योंकि एजुकेशन से आप देखते होंगे, और चाहे आप देख लें एंटरप्रेन्योरशिप में भी लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए कि आज फंडिंग मिले, कल कंपनी बना लूँ और परसों मैं इसको बेच के निकल जाऊँ। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि आपका एजुकेशन का भी बैकग्राउंड है एंड यू आर रनिंग अ बिजनेस एज वेल। हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक तो मैंने ऑलरेडी बोला कि अच्छे मूल्यों पर आधारित जो आपके सेवा भाव से निर्णय लिए होंगे और अपना जो भी कस्टमर है, जिस भी फील्ड में आप हैं, उसको आप अच्छी सेवा देने की नियत से अपना बिजनेस चलाएंगे तो तभी आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में वो पनपेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं उसको शॉर्टी प्रोडक्ट, गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट दे करके मैं उससे पैसे ले लूँ, तो कुछ 1-2 साल आपका बिजनेस हो सकता है चल भी जाए, आप बड़े लकी होंगे तो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप देखें कि कोई भी जना जो आगे बढ़ा है, बड़ा बना है,
वो अच्छे प्रोडक्ट देने के आधार पर ही बनाए। जी। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने कहा वो बहुत ही अहम है। ये जो चीटिंग वाला पॉइंट आपने कहा, युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश में आज, वो ये है कि अगर आप पास रेट देखें उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एग्जाम बोर्ड के में वो जो पास रेट है वो किन्हीं किन्हीं गवर्नमेंट्स के अंडर 80% हो जाता है जी। 75% से 80% हो जाता है पास रेट, और किन्हीं किन्हीं गवर्नमेंट्स के तहत वो जो जा करके 40 से 45% रह जाता है। तो ये हो सकता है कि 40 से 45% जो है वो सही है, और जो 80% जिन सालों में हो जाता है वहाँ पर कुछ गलत तरीके यूज़ करके जो है वो पास रेट हायर किया जाता है, मॉडरेशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो आपको ये सोचना है कि ये नहीं सोचना है आपको कि मैं पास हो जाऊँ, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास वो पेपर आ जाए। आपको ये सोचना है, अगर आप आगे चल के सफल होना चाहते हैं, कि मुझे वो ज्ञान होना चाहिए जो टेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि अभी तो आपके पास पेपर हाथ में आ गया गलत तरीके से, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है तो, लेकिन आगे चल के आपको किसी भी जॉब में जा करके टेस्ट देना पड़ेगा। किसी जॉब में आप जाएंगे तो वहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है, वहाँ पर आप जो है वो नहीं चीटिंग करके जो है पास कर पाएंगे। तो आप अपनी लाइफ में 16 साल की उम्र में ही फेल हो गए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास वो गलत सर्टिफिकेट आ गया तो आप तो शुरू से ही लाइफ में फेल हो गए। तो आपको सबसे बड़े जो मैं एडवाइस दे सकती हूँ यूथ को, वो ये है कि जेन्युइनली ज्ञान अर्जित करो। झूठेपन से कागज़ झूठा हाथ में लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज्ञान अर्जित करो, जेन्युइन हो, ज्ञान हो, और उसमें टाइम लगाओ। उस पर आपको भगवान ने दिया, अच्छा आपके जो पोर्टल है उसके ज़रिए ज्ञान अर्जित करना आसान भी हो जाएगा। अगर आपकी टीचर अच्छी नहीं भी है, स्कूल में नहीं भी आती है, मुझे पता है कि आप लोग कई यही कहेंगे कि हम ज्ञान कैसे अर्जित करें जब हमारी टीचर ही नहीं आती है स्कूल में। टीचर आती भी है तो उसको खुद ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इस तरीके का रिसोर्स जो इस पोर्टल में आप देख रहे हैं, या और भी रिसोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए आप अपने ज्ञान अर्जन में स्वयं निवेश करें, स्वयं अपना टाइम दें, और ज्ञान अर्जित करके ही वो आपको सर्टिफिकेट मिले, क्लास 10th का, क्लास 12th का, BA का, और जो भी आप कोर्सेज करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। बहुत पर्टिनेंट पॉइंट बताया मैम आपने, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, सफाई कर्मी की एक वैकेंसी के लिए PhD लोग अप्लाई कर रहे हैं मैम, और वो दे आर जंपिंग इन टू द गटर टू क्लीन इट। अभी ये न्यूज़ है यूपी में हुआ कि वो लोग गटर में बेचारे कूद के वहाँ पे क्लीन करके दिखा रहे हैं, और हाथ में PhD की डिग्री है, तो क्या फ़ायदा है? देयर इज नो यूज़ ऑफ इट। तो मैम ने जो बात बोली वो बहुत सही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंजीनियर हैं तो हम इंजीनियर हों, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर हों। सिमिलरली अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ जो है वो कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कभी कोई छोटा मोटा मरम्मत भी चाहिए होती है, कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी कभी भी होता है, तो उसके लिए तो 2 जूनियर इंजीनियर्स को हम लोगों ने रिक्रूट किया था। मतलब एक्सपीरियंस वाले भी हैं, जो 2 नए किए थे, यंग थे, BTech करके आए थे। तो एक बिल्डिंग का प्लानिंग हो रही थी, तो हमने कहा कि इसको जो है वो इसके इंटरनल जो रूम्स वगैरह कैटेगराइज होंगे वो प्लान बना करके ले आओ इस तरीके से। तो वो बना के ले आए सादे कागज़ पर। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ग्राफ पेपर पे बना के लाओ। तो वो गए ग्राफ पेपर पे बना के ले आए। तो मैंने कहा ये तो टू स्केल नहीं है, टू स्केल बनाओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कमरा 400 स्क्वायर फुट का है तो उसका क्षेत्रफल, और कोई कमरा 200 स्क्वायर फुट का है, तो आपके जो ग्राफ पेपर पे है जो 200 स्क्वायर फुट वाला रूम है वो एग्जैक्टली आधा साइज का होना चाहिए कंपेयर टू दिस। तो उनका वो तो हमें नहीं पता कि कैसे करते हैं टू स्केल। और वो BTech की डिग्री करके आए हैं, और मैंने कभी BTech नहीं किया ना, मैंने कभी डिज़ाइन पढ़ी ना, आर्किटेक्चर पढ़ा ना, इंजीनियरिंग पढ़ी, और क्लास 8th में पढ़ाया जाता है ग्राफ पेपर पे जो है वो कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ासकर ये जो मैम बोल रहे हैं कि उससे तो मुझे सिंपल सी बात आती है, नोबडी कैन टीच यू कॉमन सेंस। यही बात है। सो राइट मैम, थैंक यू वेरी मच।